तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि जब जो मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड क्या है। मीन्स कोई भी चीज़ किसी पार्टिकल्स का बना होता है। ये पार्टिकल्स जब अरेंजमेंट शो करते हैं तो अभी हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड, दो तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं कि एक में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, एक में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। तो वो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं इनका स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसा रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये जो पॉइंट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज हैं, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? इट्स कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलो। ईच पॉइंट, उसकी जो भी पॉइंट होते हैं उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस का एक पॉइंट का बनाता है, उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। उन लैटिस पॉइंट पे रहता कौन है? लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग तरह के सॉलिड के अलग अलग होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के मॉलिक्यूल, आयनिक सॉलिड के आयंस, और जो मतलब मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके मेटल एटम, कोवेलेंट सॉलिड के एटम्स। तो इस तरह के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं सबके। ठीक है, तो ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल को। फिर लैटिस पॉइंट्स जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स टू ब्रिंग द लैटिस ज्योमेट्री। अगर हम लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दें तो हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है, और वो वही उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट सेल की। तभी हमने बोला कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या? एक जब हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें किसी भी क्रिस्टल लैटिस को, तो हम पाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर इधर देखिए, तो अगर हम देखें तो ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे कोई भी एट रैंडम हम बता रहे हैं। मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, तब हम ज्वाइन करें, अगर इस क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट्स को ज्वाइन करें अभी ये स्पेस लैटिस थे, जो पॉइंट्स थे इनको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तभी हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। एक क्यूब, ये जो क्यूब है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, और इसी के रिपीट करने से हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन हो रहा है। तो ऐसा यूनिट, एक सिंगल यूनिट है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो बात करें यूनिट क्या है। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, smallest portion of a crystal lattice which when repeated in 3 dimensional space, जब हम उसको 3 dimensional space में रिपीट करते हैं तो हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। जनरेट्स द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ओके, अब यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे हम यूनिट सेल को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक होता है एड्ज लेंथ। ठीक है, एड्ज लेंथ ABC, यानी 3 एड्जेस होते हैं। तो एड्ज ABC, ये जो एड्जेस होते हैं उनको हम A, B और C के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हम देख लें कि अगर हम एक क्यूब बना दें तो इसमें एक एड्ज का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम C हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 एंगल भी होते हैं। यही एंगल्स और साइड्स की लेंथ पे और जो वेरिएशन होता है
इसी के आधार पे हम यूनिट सेल को अलग अलग टाइप में बांटते हैं और अलग अलग तरह के लैटिस अरेंजमेंट को बनाते हैं, जिनको हम ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, बी और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ बीटा, और सी और ए के बीच में जो एंगल दैट इज़ गामा, ठीक है। तो 3 एंगल्स और 3 साइड के आधार पे हम जो यूनिट सेल को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो यही पैरामीटर्स है जिनके आधार पे यूनिट सेल को क्लासीफाई किया जाता है। यूनिट सेल 2 तरह के हो सकते हैं, प्रिमिटिव या सेंटर्ड। प्रिमिटिव यानी पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, कोई ऐसा यूनिट सेल जिस सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल हो उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, यानी वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके पार्टिकल्स कहाँ हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल्स कहीं सेंटर पे हों, यानी कि पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे हो सकते हैं, फेस के सेंटर पे हो सकते हैं, या एंड सेंटर पे हो सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात अगर हम कर लें तो देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किस तरह का दिखाई देता है। पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं। तो अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो देखिए, होप दैट कि इसमें क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसके सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है, इसी कारण मीन्स पूरे बॉडी के सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में होता है, जिसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में ऐसे जो अनशेडेड डॉट्स हैं ये कॉर्नर एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉर्नर्स पे तो एटम्स होते ही हैं, साथ ही साथ फेस के सेंटर पे भी एटम्स होते हैं, ओके। अब मान लीजिए एक इसमें 6 फेसेस होंगे, एक फेस ऊपर वाला एक यहाँ होगा, इसके सेंटर पे एटम, एक इसके सेंटर पे एटम, एक इसके सेंटर पे, एक इसके सेंटर पे, एक पीछे वाले के सेंटर पे और एक आगे वाले के सेंटर पे। तो इस तरह से फेस के सेंटर पे भी एटम्स होते हैं, ठीक है। बात कर ले एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड जो होते हैं उनमें फेस कॉर्नर्स पे एटम तो होते ही हैं। देखिए कॉर्नर्स पे एटम है, इनमें कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, साथ ही साथ किसी भी 2 ऑल्टरनेटिव फेस के एंड पे, फेस के सेंटर पे एटम होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह के, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में पूरे यूनिट सेल के सेंटर पे होते हैं एटम, और फेस सेंटर्ड में मीन्स बॉडी सेंटर्ड में यूनिट सेल के सेंटर पे होते हैं, साथ साथ कॉर्नर्स पे भी होते हैं। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ साथ फेस के सेंटर्स पे भी होते हैं। और एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ ही साथ किसी 2 अल्टरनेटिव फेस के सेंटर पे होते हैं। बात करें नंबर ऑफ़ एटम, किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, तो अगर हम बात कर लें सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो आप बताइए इसमें कितने एटम होते हैं। सो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 8 एटम्स होते हैं, लेकिन नहीं, पूरे 8 एटम्स जो हैं, कॉर्नर के जो 8 एटम्स हैं, 8 कॉर्नर्स है तो 8 एटम्स होंगे, लेकिन ये जो 8 कॉर्नर के 8 एटम्स हैं ये पूरा अपना 100% यूनिट सेल में नहीं देते हैं, ये अपना कुछ पोर्शन देते हैं। उसी के आधार पे जो फ्रैक्शन ये कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल पे, उसी के आधार पे हमने ये जनरलाइज्ड फार्मूला निकाला है यूनिट सेल्स का, कि मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं वो निकालने का तरीका। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि कोई भी एटम अगर किसी 2 एटम के फेस के सेंटर पे हो, 2 यूनिट सेल के, मान लीजिए एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है, तो फेस सेंटर पे रहने वाला एटम आधा पोर्शन 1/2 पोर्शन इस एटम को देगा, 1/2 पोर्शन इसका इस एटम को कंट्रीब्यूट करेगा। यानी फेस सेंटर पे जो एटम होता है, फेस सेंटर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी में n एटम्स हैं, किसी में n एटम्स, किसी भी यूनिट सेल में n एटम्स फेस सेंटर पे हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे 1/2 × n,
क्योंकि एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो फेस सेंटर पे होता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो n एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, n/2। दैट्स क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। तो अगर कोई एटम बॉडी सेंटर पे है, जैसे कि मान लिया यूनिट सेल है और एटम इसकी बॉडी के सेंटर पे है, तो ये किसी भी बाहरी से शेयर्ड नहीं है, तो इसलिए ये अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करता है, 1 कंट्रीब्यूट करता है, यानी 100% कंट्रीब्यूट करता है। तो बॉडी सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, बॉडी सेंटर एटम कंट्रीब्यूट्स 100% और 1 एंटायर एटम इज देयर। तो अगर किसी में n एटम्स बॉडी सेंटर पे हैं तो विल काउंट देम एज n। ओके नाउ, हाँ तो फ्रेंड्स अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन वो 8 एटम से इक्वली शेयर होता है, कुछ पोर्शन इसमें जाता है, कुछ इसमें जाता है, कुछ इसमें, कुछ इसमें, इस तरह चार नीचे 4 ऊपर, तो इस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन 1/8। अगर n एटम्स हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, n/8। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एटम, नेक्स्ट है एज सेंटर। अगर कोई एटम एज के सेंटर पे है, मान लिया कि एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये, एक ये, इनका एक कॉमन एज है, इस एज के सेंटर पे एक एटम है, तो वो 4 यूनिट सेल से इक्वली डिवाइड होता है, 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। इसीलिए एज के सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। एज सेंटर 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। अगर n एटम्स एज सेंटर पे है तो n/4। तो टोटल एटम्स का जो फॉर्मूला बनता है, टोटल एटम्स इज इक्वल टू n कॉर्नर, कॉर्नर वाले कितने हैं, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन n कॉर्नर बाई 8, n बॉडी सेंटर बाई 1 क्योंकि इनका एंटायर कंट्रीब्यूशन होता है, n एज सेंटर बाई 4, एज सेंटर पे जो होता है उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और n फेस सेंटर बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला जो है हमने निकाला है। तो n कॉर्नर एटम बाई 8, n फेस सेंटर बाई 2, n बॉडी सेंटर, सेंटर मीन्स बॉडी सेंटर बाई 1, और n एज बाई 4। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम अलग अलग टाइप की यूनिट सेल की। तो फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम हो। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स ओनली एट कॉर्नर, कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर। तो ये तो इनके सेंटर सिर्फ दिख रहे हैं, तो एटम पूरा बड़ा होता है, और एटम पूरा बड़ा होता है, जो कि कॉर्नर एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर बात कर लें कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं तो कुछ इस तरह होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, आई कैन नॉट ड्रॉ इट एग्जैक्टली प्रॉपर्ली। तो जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, इसी तरह पीछे भी कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, ये होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं, तो एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो कॉर्नर वाले एटम कितने होते हैं, कितने एटम कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, 8/8 प्लस कितने फेस सेंटर पे 0, बॉडी सेंटर पे 0, और एज सेंटर पे भी 0। तो इस वजह से टोटल जो एटम की नंबर होती है वो होता है 1। ओके, फार्मूला के हिसाब से रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। एज लेंथ और रेडियस, तो हमेशा एज लेंथ और रेडियस के बीच में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आपको वो लाइन चुननी होगी जिसके अलोंग सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हों। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन टच कर रहे हैं, ये जो कि कॉर्नर्स पे हैं, तो इस लाइन के अलोंग टच कर रहे होंगे, यानी कि एड्ज के अलोंग टच करते हैं। तो एड्ज की लेंथ को अगर हम a मान लें और इस पार्टिकल की रेडियस को अगर हम r मान लें और इस पार्टिकल की रेडियस को अगर हम r मान लें, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम साइज़ के हैं, तो r अगर दोनों पार्टिकल की रेडियस हैं तो 2r इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 2r, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू a/2। ये एड्ज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन इनके बीच का होता है। नोट, in calculating the relation between the radius and the edge length, that line is taken where the constituent atoms touch each other। वही लाइन हम चुनते हैं जहाँ पे constituent atoms टच करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लाइन के अलॉन्ग टच कर रहे हैं,
इस एड्ज के लॉन्ग टच करते हैं, ओके, इस एड्ज के लॉन्ग ही टच करते हैं, इसी वजह से वी चूज दैट लाइन। नाउ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? तो दो एटम्स हैं तो उनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब उनके न्यूक्लियस के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस इन द सेंस न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो यानी कि अगर दो एटम्स हैं तो उनकी रेडियस का अगर हम ट्वाइस कर दें तो वही नियरेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अगर नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू, अब यहाँ पे r क्या है? r क्या है? a/2, तो 2r विल बी a itself, तो इसीलिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज a, यानी एड्ज लेंथ के बराबर होता है। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, तो अब नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि एक तो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है यानी जहाँ पर टच कर रहे हो, अब एक डिस्टेंस ऐसा है कि इसके अलावा जो अगला नियरेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? नेक्स्ट पॉसिबल नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बंदे का घर जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन उस रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ है। चलिए, तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि अगला शॉर्टकट कौन सा रास्ता है, मीन्स नेक्स्ट जो पॉसिबल नियरेस्ट डिस्टेंस है, मान लो सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन जो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का हो, ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस वो नेक्स्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है a√2, यानी वो डायगोनल के अलॉन्ग होती है, यानी दो एटम्स के बीच की नेक्स्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डायगोनल के अलॉन्ग होती है, वो a√2 होती है। बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो a√2 होती है, यानी फेस डायगोनल के अलॉन्ग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इज, यानी तीसरा कोई रास्ता खोजें, जो तीसरी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है a√3 अलॉन्ग बॉडी डायगोनल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें एक एटम कितने अलग अलग एटम्स को टच कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का होता है दैट इज़ 6, ओके, यानी कि एक एटम इसमें 6 एटम्स को टच करता है। जैसे कि अगर हम बना लें तो एक इधर टच करेगा, एक इधर टच करेगा, एक इधर इस यूनिट सेल के एक एटम को टच करेगा, और एक उसके आगे वाले यूनिट सेल के एटम को टच करेगा, और एक नीचे और एक ऊपर। इस तरह से एक एटम 6 अलग अलग एटम को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन के नंबर की बात करें तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है अगर हम और भी ऐसे एटम जो टच ना कर रहे हों, लेकिन अगर नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो, अगर हम उनको भी कंसिडर कर लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उसी को हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लें अगर हम नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? फेस डायगोनल, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होता है? बॉडी डायगोनल। अगर फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल पर लोकेटेड एटम्स को भी हम काउंट करें तो फिर उसी को हम कहते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एटम है, कोई सिंगल एटम है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट। तो प्रिमिटिव अरेंजमेंट में ही अपने प्लेन में वो 4 फेस डायगोनल वाले एटम से कनेक्टेड होगा, तो ये तो हो गया फेस डायगोनल के 4, और अपने से ऊपर वाले प्लेन में 4 बॉडी डायगोनल वाले एटम से कनेक्टेड होगा, ये तो गए बॉडी डायगोनल वाले 4 ऊपर वाले, और नीचे से 4 बॉडी डायगोनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यानी टोटल इसका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 12, यानी कि 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 उसके खुद के प्लेन में, ठीक है। बात कर लें हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कितना एफिशिएंटली वो पैक्ड है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यानी कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, एटम का कितना परसेंट है और बाकी कितना खाली स्पेस है। तो एटम में सारा तो एटम से भरा नहीं होता है, कुछ खाली स्पेस भी होता है, तो कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन उसका एटम का किसी यूनिट सेल में होता है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू एक एटम का वॉल्यूम कितना है बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 1 एटम।
ठीक है। और एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो यूनिट सेल क्यूबिकल होता है, इसलिए पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होती है, ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r, तो ए की जगह पे अगर हम 2r रख दें तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2r क्यूब हो जाएगा। 2r क्यूब को हम π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कट करें तो फाइनली में π/6 मिलेगा, और फाइनल वैल्यू जो मिलेगी होगी 0.524, ठीक है। तो 0.524 क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर यहीं पे आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ ले तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 कर दें तो 52.524 इंटू 100 कर दें तो 52.4% जो है इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है। और तो परसेंटेज ऑफ वाइड पूछ दे कि कितना परसेंट खाली स्पेस है, तो 100 माइनस 52.4 यानी 47.6% खाली स्पेस है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अभी आज के लिए इतना ही, बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।